डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेखा शास्त्र कक्षा 12वीं का, ठीक है, चैप्टर नंबर पहला, जो हमने पिछले वीडियो में लघु उत्तरीय प्रश्न जो 5 अंक के थे वो हमने कुछ प्रश्न बता चुके थे। अब प्रश्न नंबर चौथा से प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में सब क्वेश्चन बताएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम पार्ट वाइज वीडियो बनाते हैं। तो ज़्यादा विलंब न करते हुए सीधे टॉपिक पे चलते हैं। ठीक, चलो देखते हैं। प्रश्न नंबर चौथा, प्राप्ति एवं भुगतान खाता रोकड़ वही का सारांश है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न को एक बार और पढ़ लेते हैं। प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या रोकड़ वही का सारांश है? मतलब यह कह रहा है प्राप्ति एवं भुगतान खाता रोकड़ वही का सारांश है, यदि है तो इस कथन को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, चलो इसका उत्तर देख लेते हैं। प्राप्ति एवं भुगतान खाता वर्ष के अंत में रोकड़ वही की सहायता से तैयार किया जाता है। मतलब प्राप्ति एवं भुगतान खाता वर्ष के अंत में रोकड़ वही की सहायता से तैयार किया जाता है। ठीक है, इसलिए यह खाता रोकड़ वही का ही सारांश होता है। इसके कुछ मुख्य कारण हैं जो निम्नलिखित हैं, देख लेते हैं इसका कारण। पहला, इसका प्रारूप सामान्य रोकड़ पुस्तक, बट्टा एवं बैंक खाते को छोड़कर, मतलब इसका सामान्य जो प्रारूप रोकड़ पुस्तक का जो सामान्य प्रारूप है वह बट्टा एवं बैंक खाते को छोड़कर नाम तथा जमा पक्ष सहित के समान होता है। समस्त प्राप्तियों का लेखा नाम पक्ष में तथा समस्त भुगतानों का लेखा जमा पक्ष में किया जाता है। दूसरा देख लेते हैं, रोकड़ वही की तरह ही इसमें चालू वर्ष की सभी प्राप्तियों एवं भुगतानों को सम्मिलित किया जाता है, चाहे वो आयगत प्रकृति के हों अथवा पूंजीगत प्रकृति के हों। ठीक, अब चलते हैं ऑप्शन नंबर तीसरा पे। अब चलते हैं तीसरा पे। कोई भी गैर रोकड़ मद जैसे हास, बकाया और व्यय और अर्जित आय इस खाते में नहीं दिखाई जाती है। इसको फिर से पढ़ते हैं। कोई भी गैर रोकड़ मद जैसे हास, बकाया, व्यय और अर्जित आय इस खाते में नहीं दिखाया जाता है। चौथा देख लेते हैं। इसके आरंभ में रोकड़ के प्रारंभिक शेष को, इसके आरंभ में रोकड़ के प्रारंभिक शेष को अथवा बैंक के प्रारंभिक शेष को दिखाया जाता है। ठीक है। पांचवा, इसमें अप्राप्त आय एवं देय का बकाया व्यय को नहीं दिखाया जाता है। फिर से देख लेते हैं। इसमें अप्राप्त आय एवं देय का बकाया व्यय को नहीं दिखाया जाता है। इसी तरह ये चौथा प्रश्न कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलो स्टूडेंट देखते हैं प्रश्न नंबर 5वां। अलाभकारी संस्थाएं के द्वारा निम्न मदों के लिए किए जाने वाले व्यवहारों को दर्शाएं। ठीक है, इसमें पहला है वार्षिक चंदा, दूसरा है विशिष्ट चंदा, तीसरा है अस्थायी परिसंपत्तियों का विक्रय, चौथा है पुराने साप्ताहिकों या पाक्षिकों का विक्रय, पांचवा है खेल कूद के सामान का विक्रय और छठा है आजीवन सदस्यता शुल्क। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप पारी पारी पढ़ेंगे, क्योंकि ये 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है। ये जरूरी नहीं है कि 5 ही नंबर में पूछे, ये 2 नंबर में भी पूछ सकता है कि वार्षिक चंदा क्या है या दूसरा विशिष्ट चंदा क्या है। ठीक है, इसमें से कोई एक भी आ सकता है, इसलिए ये सब मोस्ट हैं। इसको हम पारी पारी देखेंगे। चलो देखते हैं। पहला, वार्षिक चंदा। वार्षिक चंदा सदस्यता शुल्क होने के कारण संस्था की आय होता है। इसका भुगतान सदस्य द्वारा वार्षिक आधार पर करते हैं। इसे आगम शोधन खाते में आगम के रूप में तथा आय व्यय खाते में आय के रूप में दिखाया जाता है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसको। वार्षिक चंदा सदस्यता शुल्क होने के कारण, ठीक, संस्था की आय होता है। मतलब जो वार्षिक चंदा है वो सदस्यता शुल्क होने के कारण ये संस्था का क्या होता है, आय होता है।
इसका भुगतान सदस्य द्वारा वार्षिक आधार पर करते हैं। इसमें आगम शोधन खाते में आगम के रूप में, आय व्यय खाते में आय के रूप में दिखाया जाता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाते में वर्ष के दौरान प्राप्त चंदे की कुल राशि को दिखाया जाता है, भले ही वह चालू वर्ष के क्यों न हो, बकाया हो अथवा अग्रिम हो, परंतु आय व्यय खाते में केवल चालू वर्ष से संबंधित राशि को ही दिखाया जाता है, भले ही वह राशि प्राप्त हुई हो अथवा नहीं हुई हो। ये समझ में आ गया। अब चलते हैं दूसरा पर, विशिष्ट दान। यदि दान को किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त किया जाता है, यदि दान किसी विशेष गोल, किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त किया जाता है तो उसे विशिष्ट दान कहते हैं। ठीक है। यह विशेष उद्देश्य वर्तमान भवन में विस्तार, नई कंप्यूटर प्रयोगशाला का निर्माण, पुस्तक बैंक का निर्माण आदि हो सकता है। मतलब कोई भी दान लिया गया हो, किसी कारण से लिया गया हो, किसी उद्देश्य से लिया गया हो, वही विशिष्ट दान कहलाता है। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार के दान को पूंजीकरण करने तुलन पत्र के दायित्व पक्ष में दर्शाएंगे। इस प्रकार के दान की राशि छोटी या बड़ी किसी भी प्रकार की हो सकती है। मतलब कोई भी दान दे रहा है तो वह छोटी अमाउंट में, बड़ी अमाउंट में, किसी भी रूप में हो सकता है। इसका उद्देश्य यह है कि इस राशि का उपयोग केवल विशेष उद्देश्य के लिए हो। कोई भी यदि छोटा दान दे रहा है या बड़ा दान दे रहा है वो मुफ्त नहीं है। यदि यह राशि किसी से ली गई हो तो उसका मेन उद्देश्य होना चाहिए, किसी विशेष कार्य में उसको लगना चाहिए, जिस उद्देश्य के लिए वह लिया गया हो, वही विशिष्ट दान कहलाता है। अब चलते हैं तीसरा पे, अस्थायी परिसंपत्तियों का विक्रय। चलो देखते हैं। पुरानी परिसंपत्तियों के विक्रय से प्राप्तियों को उस वर्ष के प्राप्ति और भुगतान खाते में दर्शाया जाएगा जिसमें यह बेची गई है, परंतु परिसंपत्तियों के विक्रय से अधिलाभ या हानि के वर्ष के आय और व्यय खाते में ले जाया जाएगा। चलो इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। पुरानी परिसंपत्तियों के विक्रय से प्राप्तियों को उस वर्ष के प्राप्ति और भुगतान खाते में दर्शाया जाएगा जिसमें यह बेची गई है, परंतु परिसंपत्तियों के विक्रय से अधिलाभ या हानि के वर्ष के आय और व्यय खाते में ले जाएंगे। उदाहरण के लिए, ठीक है, यदि फर्नीचर जिसका मूल्य 900 है उसको 800 रुपये में ही बेच गया या बेचा गया, यह 800 की राशि को प्राप्ति एवं भुगतान खाते में दर्शाया जाएगा और आय और व्यय खाते में के पक्ष में 100 रुपये पुरानी परिसंपत्तियों के विक्रय से हानि के रूप में ले जाएंगे, जबकि तुलन पत्र में फर्नीचर के पुस्तक मूल्य में से 900 को घटाकर दर्शाया जाएगा। ठीक। अब चलते हैं चौथा पर, पुराने साप्ताहिकों पक्षिकों का विक्रय। चलो इसमें देखते हैं। यह आवृत्ति प्रकृति की मद है और आय और व्यय खाते के आय पक्ष में दर्शाई जाएगी। खेल के सामान का विक्रय, खेल के सामान की बिक्री, प्रयोग किया गया सामान जैसे पुरानी बाल, बल्ला, जाल आदि किसी खेल क्लब का नियमित लक्षण है। सामान्यतः इसको आय और व्यय खाते में आय के रूप में दर्शाया जाएगा। ठीक है। मतलब कोई भी सामान का विक्रय, कोई भी सामान रखा गया उसको बेच दिया गया तो उस बेची गई सामान का मतलब लेखा जोखा कहाँ होगा, यही ये बता रहा है। ठीक। खेल कूद के सामान का विक्रय जो पांचवा है। ठीक। अब पांचवा पे चलते हैं। पुराने खेल कूद के सामान के विक्रय को आय एवं व्यय खाता के आय पक्ष में दिखाया जाता है। मतलब पुराने खेल कूद के जो सामान होते हैं वह विक्रय को जब विक्रय होगा तो वह आय और व्यय खाते के आय पक्ष में दर्शाया जाएगा। ठीक है, आय पक्ष में दिखाया जाएगा। अब चलते हैं छठवां पे, आजीवन सदस्यता शुल्क। ठीक, आजीवन सदस्यता शुल्क। अब चलते हैं इसको देखते हैं। कोई भी सदस्य यदि सामयिक चंदा का भुगतान,
एक मुक्त आजीवन सदस्यता शुल्क के रूप में करता है तो इस राशि को पूंजीगत प्राप्ति मानकर पूंजी सामान्य निधि में जमा किया जाता है। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। कोई भी सदस्य यदि सामयिक चंदे का भुगतान एक मुक्त आजीवन सदस्यता शुल्क के रूप में करता है तो इस राशि को पूंजीगत मानकर पूंजी सामान्य निधि में जमा किया जाता है। इसी के साथ हमने पारी पारी टोटल जो दिए हुए थे उसको हमने खत्म कर दिया और इसको आप लोग समझ के कर लीजिए। ये 5 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर, 2 नंबर, यदि बोल दे तो 1 नंबर में भी आ सकता है, इसलिए इसे अच्छे से देख लें। अब चलते हैं प्रश्न नंबर अगले पे, जो प्रश्न नंबर 6 है। ठीक, गैर व्यापारिक संस्थाओं से आप क्या समझते हैं? इन संस्थाओं के आय व्यय कि किन्हीं 4 मदों का वर्णन कीजिए। ठीक है, मतलब गैर व्यापारिक संस्थाओं से आप क्या समझते हैं, मतलब अलाभकारी संस्थाओं से आप क्या समझते हैं? इन संस्थाओं के आय व्यय की किन्हीं 4 मदों का वर्णन कीजिए। चलो इसका उत्तर देखते हैं। गैर व्यापारिक संस्थाओं के अंतिम खाते व्यापारिक संगठन के समान प्रणाली की भांति ही बनाई जाती है या जाते हैं, किंतु इस प्रकार की संस्थाओं में आय तथा व्यय की कुछ मदों की प्रकृति में अंतर होता है। कुछ समाजसेवी संस्थाएं, क्लब या संघ कुछ विशेष कार्यों के लिए धन संग्रह करते हैं तथा उससे एक निधि जिसे फंड के रूप में रखते हैं, जैसे मैच, पुरस्कार, वार्षिक सम्मेलन आदि। अतः ऐसे व्यय जो किसी विशिष्ट निधि से, मतलब अतः कुछ ऐसे व्यय एक्सपेंसेस जो किसी विशिष्ट निधि से संबंधित होते हैं उनको उस निधि में से ही घटाकर दिखाया जाता है। यदि यह निधि से अधिक होते हैं तो, फिर से पढ़ लेते हैं, यदि यह निधि से अधिक होते हैं तो आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में लिखे जाते हैं तथा इसके विपरीत होने पर क्रेडिट पक्ष में लिखे जाते हैं। ठीक है, चलो देखो, मानदेय। कभी कभी समाजसेवी संस्थाओं द्वारा अपने किसी अवैतनिक अधिकारी या कार्यकर्ता को या किसी आमंत्रित कलाकार, साहित्यकार या वक्ता को सम्मानार्थ कुछ राशि प्रदान की जाती है। यह राशि संस्था की व्यय होती है। ठीक है, अतः आय व्यय खाते में डेबिट पक्ष में की जाती है या डेबिट की जाती है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा अगले पेज पर। चलो देखो स्टूडेंट, इन संस्थाओं के व्यय के 4 मदों का विवरण निम्न प्रकार है। उसमें पूछा था कि गैर व्यापारिक संस्थाओं से आप क्या समझते हैं, तो हमने जो समझा वो बता दिया। अब इसके बाद पूछा है, इसमें 2 क्वेश्चन है, इन संस्थाओं के आय व्यय के किन्हीं 4 मदों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे इनके 4 मदें हैं जो निम्न है। ठीक, देखो, पहला चंदा, दूसरा सम्मानार्थ पारिश्रमिक का भुगतान। यह वह राशि है जिसका भुगतान उस व्यक्ति को किया जाता है जो संस्था का पक्का कर्मचारी नहीं है। कलाकार को क्लब में कार्य के लिए भुगतान को आय और व्यय खाते के व्यय पक्ष में दर्शाया जाएगा। तीसरा, वित्तीय निधि। वित्तीय वसीयत या उपहार से उत्पन्न होते हैं, जो वित्तीय वसीयत या उपहार से उत्पन्न होते हैं। यह आय विशेष उद्देश्य के लिए प्रयोग की जाती है, इसलिए यह पूंजी प्राप्ति है और यह तुलन पत्र के दायित्व पक्ष में विशिष्ट उद्देश्य के निधि के रूप में दर्शाया जाएगी। देखो अगला, सरकारी अनुदान। विश्वविद्यालय, विद्यालय, जनता अस्पताल आदि की गतिविधियां सरकारी अनुदान पर आधारित होती हैं। आवृत्ति अनुदान, जो कि निर्वाह अनुदान के रूप में है, आगम प्राप्ति माना जाता है, जैसे कि चालू वर्ष की आय तथा आय और व्यय खाते में जमा किया जाता है, परंतु
अनुदान जैसे कि भवन के लिए अनुदान को पूंजी प्राप्ति माना जाएगा और भवन निधि खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। यह ध्यान रखें कि कुछ अलाभकारी संस्थाएं सरकार या सरकारी एजेंसी से रोकड़ अनुदान प्राप्त करती हैं। ठीक है, यह अनुदान भी उस वर्ष के लिए आगम आय होती हैं जिस वर्ष में यह प्राप्त की जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न नंबर 7वां है। आगम शोधन खाता और आय व्यय खाता में अंतर बताइए, या आगम शोधन खाता आय व्यय खाता में अंतर स्पष्ट कीजिए या बताइए, जो भी कुछ पूछ सकता है। चलो, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए जल्द से जल्द इसको खत्म किया जाए। आगम शोधन खाता एवं आय व्यय खाता में अंतर। क्रम संख्या, आगम शोधन या प्राप्ति भुगतान खाता, मतलब आगम शोधन खाता को ही प्राप्ति एवं भुगतान खाता भी कहते हैं। ठीक है, और आय व्यय खाता। चलो, इसमें पहला अंतर देखते हैं। यह व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा लेखांकन की अवधि के अंत में तैयार किया जाता है। जो आगम शोधन खाता होता है या प्राप्ति भुगतान खाता होता है, यह व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा लेखांकन की अवधि के अंत में तैयार किया जाता है। आय व्यय खाता में देख लेते हैं। यह गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा लेखांकन अवधि के अंत में तैयार किया जाता है, मतलब ये भी अंत में तैयार किया जाता है, ये भी अंत में तैयार किया जाता है। जो प्राप्ति एवं भुगतान खाता है ये भी अवधि के अंत में तैयार किया जाता है, और आय व्यय खाता भी अवधि के अंत में तैयार किया जाता है। ठीक, अब चलते हैं क्रम संख्या 2। इसका उद्देश्य व्यवसाय का लाभार्जन क्षमता जानना होता है। मतलब आगम शोधन खाता या प्राप्ति एवं भुगतान खाता, ये किसी भी कंपनी या व्यवसाय का लाभार्जन, मतलब कितना लाभ हुआ, इसका वो क्षमता जानना चाहता है या प्राप्त करवाता है। ठीक, इसका उद्देश्य जो आय व्यय खाता का जो इसका उद्देश्य यह ज्ञात करना होता है कि आय का व्यय पर अधिक है अथवा व्यय आय से अधिक है। मतलब कि आय का व्यय पर अधिक है, जिसका आय है उससे ज्यादा व्यय हो गया, कि व्यय आय से कम है। ठीक है, ये बताता है। अब चलेंगे तीसरे पे। इसके बनाने से पहले लेखा शुद्धता की जांच के लिए तलपट बनाया जाता है। मतलब जो आगम शोधन खाता होता है या प्राप्ति भुगतान खाता होता है, इसके बनाने से पहले लेखा शुद्धता की जांच के लिए तलपट बनाया जाता है। ठीक, इसमें देखते हैं आय व्यय खाते में, इसके बनाने से पूर्व लेखा शुद्धता की जांच के लिए आगम शोधन खाता बनाया जाता है। ठीक है, इसको बनाने से पहले शुद्धता की जांच के लिए तलपट बनाया जाता है, ये ध्यान रखना। और जो इसकी शुद्धता की जांच के लिए आगम शोधन खाता बनाया जाता है। ठीक, अब चलते हैं चौथा पे। इसमें लाभ से पूंजी बढ़ती है तथा हानि से पूंजी घटती है। जो आगम शोधन खाता होता है, यदि लाभ होगा तो पूंजी बढ़ेगी और हानि होगा तो पूंजी घटेगी। ठीक है, और इसमें देखो आय व्यय खाता में इसके अतिरेक से पूंजी निधि बढ़ती है, इसके अतिरेक से पूंजी बढ़ती है तथा न्यूनता से पूंजी निधि घटती है। ठीक है, इसके अतिरेक से पूंजी क्या होती है, पूंजी निधि बढ़ती है तथा न्यूनता से पूंजी घटती है। ठीक है, आय व्यय खाता का। अब चलते हैं 5वां। इसमें केवल आयगत लेन देनों का ही लेखा किया जाता है। इसमें केवल आयगत लेन देनों का ही लेखा किया जाता है। लेकिन इसमें जो आय व्यय खाता है, इसमें आयगत और पूंजीगत दोनों प्रकार के लेन देन किया जाता है। जो प्राप्ति एवं भुगतान खाता है या आगम शोधन खाता है, इसमें केवल आयगत लेन देन का ही लेखा किया जाता है। लेकिन आय व्यय खाता में आयगत हो चाहे पूंजीगत हो, दोनों प्रकार का लेन देन का लेखा किया जाता है। ठीक, अब चलते हैं अगले पे। इसमें आय तथा व्यय से संबंधित समायोजनाओं का लेखा किया जाता है। जो प्राप्ति एवं भुगतान खाता या आगम शोधन खाता है, इसमें आय तथा व्यय
से संबंधित समायोजनाओं का लेखा किया जाता है। ठीक, अब इसमें देखते हैं आय व्यय खाता में, इसमें समायोजनाओं का लेखा नहीं किया जाता। मतलब कि जो आगम शोधन खाता है या प्राप्ति एवं भुगतान खाता है, इसमें आय तथा व्यय से संबंधित समायोजनाओं का लेखा किया जाता है, लेकिन इसमें समायोजनाओं का लेखा नहीं किया जाता। आय व्यय खाते में समायोजनाओं का लेखा नहीं किया जाता। अब चलते हैं अगले पे। इसमें आय जमा पक्ष में तथा व्यय नाम पक्ष में लिखे जाते हैं। देखो, इसमें आय जो होता है ये जमा पक्ष में तथा जो व्यय होता है वो नाम पक्ष में लिखे जाते हैं। जो आय होते हैं वो जमा पक्ष में तथा व्यय नाम पक्ष में लिखे जाते हैं। और जो आय व्यय खाता होता है इसमें प्राप्तियां नाम पक्ष में तथा भुगतान जमा पक्ष में लिखे जाते हैं। ठीक है, जो इसमें प्राप्तियां होती हैं, जो आय व्यय खाता में प्राप्तियां नाम पक्ष में लिखी जाती हैं तथा जमा जो भुगतान होता है वो जमा पक्ष में लिखा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। इसके साथ चिट्ठा तैयार करना आवश्यक है। मतलब कि आगम शोधन खाते में चिट्ठा तैयार करना आवश्यक है, लेकिन आय व्यय खाते में यह एक स्वतंत्र विवरण है। जो आय व्यय खाता है यह एक स्वतंत्र विवरण है। इसके साथ अन्य विवरण जैसे आर्थिक चिट्ठा तैयार करना नहीं किया जाता। मतलब कि आगम शोधन खाता यदि आप बना रहे हैं तो उसके साथ आपको चिट्ठा बनाएंगे तभी टोटल जानकारी मिल सकती है या उसको मिलेगी। लेकिन यदि आप आय व्यय खाता बना रहे हैं नियमानुसार तो उसमें जितने भी नियम होते हैं वो किसी भी कंपनी या किसी भी चीज को देने के लिए वो काफी होती हैं, इसलिए इसमें आर्थिक चिट्ठा बनाने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक, अब चलते हैं अगले पे। यह दोहरा लेखा प्रणाली की आवश्यक अंग है। यह दोहरे लेखे प्रणाली की आवश्यक अंग है। ठीक, और गैर व्यापारिक संस्थाओं के लिए लाभ हानि खाते का स्थान रखता है। और जो आगम शोधन खाता होता है यह दोहरे लेखे प्रणाली की आवश्यक अंग है और गैर व्यापारिक संस्थाओं के लिए लाभ हानि खाते का स्थान रखता है। ठीक है, ये देखते हैं आय व्यय खाता। यह दोहरे लेखे प्रणाली का आवश्यक अंग नहीं है। ठीक है, वरन यह एक स्वतंत्र खाता है। और यह एक स्वतंत्र खाता है। जो ये आय व्यय खाता है यह एक दोहरे लेखे प्रणाली का कोई आवश्यक अंग नहीं है, क्योंकि वो आय व्यय खाता में ही पर्याप्त जानकारी दे देता है, जिसके कारण आर्थिक चिट्ठा उसके बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो दोहरा लेखा प्रणाली की क्या आवश्यक हो उसको। इसलिए यह कह रहा है कि यह दोहरे लेखे प्रणाली की आवश्यक अंग नहीं है, वरन यह एक स्वतंत्र खाता है। ठीक, अब चलते हैं अगले पे। इसमें उधार लेन देन का भी लेखा किया जाता है। जो आगम शोधन खाता होता है या प्राप्ति भुगतान खाता होता है इसमें उधार लेन देन का भी लेखा किया जाता है, लेकिन आय व्यय खाते में इसमें केवल नगद व्यवहारों का ही लेन देन किया जाता है। देखो लिखा है इसमें केवल नगद लेन देनों का लेखा किया जाता है, इसमें उधार का लेखा नहीं किया जाता। ठीक, अब चलते हैं अगले पे। इसमें अशुद्ध ऋणार्थ संचिति उपहार संचितियां तथा अस्थायी संपत्तियों पर हाश का उल्लेख होता है। जो आगम शोधन खाते होती हैं इस पे अशोध्य ऋणार्थ संचिति उपहार संचितियां तथा अस्थायी संचितियों पर हाश का उल्लेख होता है, लेकिन इसमें अशुद्ध ऋणार्थ संचिति उपहार संचितियां तथा संपत्तियों पर हाश आदि का उल्लेख नहीं होता है। जो आय व्यय खाते होती हैं इसमें अशुद्ध ऋणार्थ संचिति उपहार संचितियों तथा संपत्तियों पर हास्य का आदि का उल्लेख नहीं होता है। इसी के साथ हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमने ये वाला क्वेश्चन बताया आगम शोधन खाते, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 2023 में आएगा। ये इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।